हेलो जी। जितेंद्र शर्मा जितेंद्र जी, जी, नमस्कार। एक मिनट। जितेंद्र शर्मा जी, जी जी। हाँ बात करो सर, बात करो। तो मैं मैथिली शरण जी से बात कर रहा हूँ। जी जी, मैथिली शरण जी लाइन पे हैं। जी जी जी, वंदे मातरम, जय हिंद। जय जय हिंद। जितेंद्र, जरा अपने बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताएं। मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा। मैं कल से सोच रहा था, क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं जिनका नाम हमारे गुना मध्य प्रदेश में लोगों के दिलों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। बहुत सुंदर। आपकी बात सुन के मुझे अच्छा लगा। मैं उस दौर का साक्षी हूँ जिस समय हमारे गुना शहर में जब आपने ताबड़तोड़ अतिक्रमणों को धराशायी किया था, और वो दौर देखने के लिए आज भी गुना शहरवासी तरसते हैं। हेलो। जी 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 जी, बहुत बहुत सुंदर बात है। हेलो। ये मतलब क्या आपके बारे में मतलब इतना ही काफी है कहने के लिए, मेरे को लगता है। क्योंकि जी जब जी मुझसे दिनेश भाई ने कहा कि आपसे बात करना है, तो मैंने कहा बहुत खुशी होगी आपसे बात करके, क्योंकि सच कहूँ तो वो दौर था, हमने आपको अपना नायक माना उस दौर में। वाह वाह वाह, बहुत मेरे सुंदर। जैसे नौजवानों में। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस समय आपकी उम्र क्या है और आप क्या काम करते हैं? जी, मेरी उम्र इस समय 53 साल है, और बचपन में मैंने तय किया था कि मैं शादी नहीं करूंगा देश की खातिर। तो देश की खातिर क्या होता है मुझे नहीं मालूम था। मैं तो इंकलाब जिंदाबाद किया करता था कम्युनिस्टों के साथ में, और वहाँ उनके साथ काम करते करते लगा कि ये वो रास्ता नहीं है जिस पे चलकर देश को किसी अच्छे रास्ते पे ले जाया जा सकता है, जिसके बारे में हम सोचते हैं। तो फिर अन्ना आंदोलन, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी के साथ में एक लंबे समय तक जुड़े रहे, 2-3 साल। लेकिन वहाँ भी धोखे ही मिले। फिर पता चला कि ये तो सब मामला ही गड़बड़ है राजनीति वाला। यहाँ तो आदमी देखो घुसने के बाद में तो कुछ गड़बड़ ही जितेंद्र, करता है। आपने केजरीवाल का मुद्दा उठाया है तो मैं अपनी राय उसमें रखना चाहूंगा। जी बिल्कुल। उस समय मुझे लगा था, इवन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा था कि प्रॉब्ली ये एक उम्मीद की किरण है, राइट। जी जी और ऐसा बहुत सारे भारतीयों को लगा था, जी बिल्कुल। क्योंकि कोई रास्ता किसी को दुख नहीं रहा था, और ऐसा लग रहा था कि शायद शायद ये कहीं ना कहीं उम्मीद लेके आया है। ऐसा ऐसा महसूस होता था कि नहीं होता था? जी बिल्कुल। लेकिन यदि आज हम उस बारे में सोचें तो मुझे लगता है कि वो चिंतन ही मूर्ख बनाने वाला था। नहीं, इस बारे में मैं अभी दिनेश जी से बात कर रहा था। मैंने उनको पूरी बात बताई कि मतलब केजरीवाल ने किस तरह से षड्यंत्र करके अन्ना जी का दुरुपयोग करके पूरे देश को एक जाल में फंसाकर अपने लिए एक सुरक्षित जगह बनाई। ये हमको करने के दौरान अनुभव हुआ है वो सारे का सारा। देखो, मैं इसको अपने तरीके से एक बार कहता हूं, फिर आप उसका जो इंटरनल पहलू है, जो कि आप चूंकि उससे जुड़े रहे हैं तो आप और कुछ ऐसी इंटरनल बातें भी जानते होंगे जो मेरे संज्ञान में नहीं होंगी। जी जी लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि एक कागज का टुकड़ा, जिसे हम कानून कह दें, लोकपाल एक्ट, उससे इस देश का भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, यह सोच ही खोटी सोच थी। क्योंकि यदि जो है उस कानून में आपके पास कोई नियंत्रण ही नहीं है कि कौन जो है लोकपाल बनेगा, वो लोकपाल कैसा होगा, और उसका दायित्व यदि निर्वहन नहीं करता है, तो हम लोकपाल को सूली पर चढ़ा पाएंगे? क्योंकि अभी तो वो लोकपाल शांत बैठ के दूध मलाई खाता है, ठीक है ना। अब देखिए, यदि हम पोस्ट फैक्टो इस बात को एनालाइज करें तो उस आंदोलन के कारण एक लोकपाल एक्ट बना, राइट। जी उस लोकपाल एक्ट को जो है 3 साल आपका यूपीए ने भी लोकपाल की नियुक्ति नहीं की। इसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी आ गए। 2014 से 2019 पूरे 5 साल उन्होंने निकाल दिए और इसे कचरे के डब्बे में डाल के रखा, राइट। फिर एक ऐसे महान लोकपाल को खोजा गया जो 3.5 साल वहां रहा, लोग बाग उसका नाम भी नहीं जान पाए। तो जितेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको अपने लोकपाल, जो कि अब लोकपाल नहीं रहे हैं, 3.5 साल लोकपाल के समय काट के जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया है, क्या आपको अपने लोकपाल का नाम मालूम है? नहीं मालूम। तो वो कितना महान व्यक्ति होगा जिसने अपना नाम भी गोपनीय रख लिया। और इसके बाद जो है 3.5 साल के बाद पिछले 1 साल से जो लोकपाल के ही सदस्य थे वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इस समय कार्यकारी लोकपाल वही हैं। 1 साल में उन्होंने भी अपना नाम गोपनीय रखा। आज की डेट में कौन कार्यकारी लोकपाल है, इसकी जानकारी आपको है क्या? किसी को नहीं। नहीं है।
तो उनका नाम भी नहीं मालूम, उन्होंने कोई धेले भर का काम नहीं किया, तो एक एक खोटी सोच थी कि नहीं थी कि इससे देश बदल जाएगा। जैसे क्राइम फ्री भारत 21 लक्ष्यों के साथ कह रहा है कि कैसे देश बदल जाएगा, ये पूरे मॉडल हैं, और हम तो उसमें उसके बेस में यही कह रहे हैं कि आज की जो ये व्यवस्था, राक्षसी व्यवस्था है, इसकी जान तोते के अंदर है। जब तक हम इस तोते को पराजित करके हम इस पूरी व्यवस्था को नहीं बदलेंगे, तब तक कोई भी बदलाव ना तो वो कोर्ट के माध्यम से ठीक ढंग से आ सकता है, ना वो किसी अन्य माध्यम से आ सकता है, क्योंकि ये दुष्ट लोग हैं। अब मेरे ख्याल से केजरीवाल के ऊपर ज्यादा एनर्जी खर्च ना की जाए, क्योंकि केजरीवाल ने, यदि मैं अपने मन से यदि केजरीवाल को डिफाइन करता हूं, तो केजरीवाल ने एक बात सिद्ध की है इन दुष्ट राजनेताओं को, हे राजनेताओं, मैं उम्र में तुम्हारा बच्चा हूं, बट दुष्टता में तुम्हारा बाप हूं। तुम जो भी दुष्टता कर सकते हो, मैं उसे ज्यादा बड़े पैमाने पे कर सकता हूं। तुम फ्री भी बांट सकते हो तो मैं फ्री भी बांट सकता हूं, तुम दारू बांट सकते हो तो हम दारू बांट सकते हैं। हम हर दुष्टता में तुमसे आगे हैं, और हम दुष्टता के साथ साथ देशद्रोही भी हैं, तो हमें तो देश से भी कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है। तो मेरे से एक अरविंद केजरीवाल एक शुद्ध दुष्ट आदमी था, ये मेरा सोचना है, क्योंकि दुष्ट आदमी बाद में नहीं बनता है। और ये देखो कि जिसने जितनी भी बातें कही वो सब जो है ना झूठी निकली, कि हम ना बंगला चाहिए, ना ये चाहिए, ना वो चाहिए। जिस व्यक्ति ने मालूम नहीं जितने 52 करोड़ कितने क्या करोड़ जो है ना अपने शीश महल को पैदा करने में लगा दिए, बड़ी छोटी मोटी बातें हैं। एक घटिया चरित्र का दुष्ट व्यक्ति था, और उसने जो है इन राजनेताओं को एक चीज जरूर कह दी कि दुष्टता में बेटे, उम्र में तुम्हारा मैं बेटा हूं, लेकिन दुष्टता में मैं तुम्हारा बाप हूं। ये बात आप सहमत है कि नहीं है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हम तो उनके खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, केजरीवाल के खिलाफ। आपने उस समय सुना होगा, आवाम नाम की एक संस्था ने इनका कुछ खुलासा किया था 2 करोड़ रुपए का, वो हमने ही बनाई थी, क्योंकि मैं वहाँ पर काम करता था, तो मैंने वहाँ 12-13 विधानसभा में काम किया। हाँ। और चूंकि मैं कला क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, तो मैं आज भी मतलब कला के माध्यम से ही लोगों में अवेयरनेस के कार्यक्रम करता रहता हूँ। अपने जो सबसे ज्यादा कार्यक्रम होते हैं वो मेरे शहीदों पर होते हैं, क्योंकि मैं इतना मानता हूँ कि शहीदों जैसा जज्बा जिसके अंदर नहीं है वो कहीं ना कहीं देश को धोखा देगा। अच्छा, हम भगत सिंह के जज्बे के साथ नहीं है, हम उधम सिंह का जज्बा नहीं जानते, हम चंद्रशेखर आजाद का जज्बा नहीं जानते, तो हम क्या खाट दे सेवा करेंगे? क्योंकि वो तो किसी भी कीमत पर देंगे नहीं, किसी लालच में फंसे नहीं। लेकिन देखिए, सरदार भगत सिंह की डायरी देखिए, उस 23 साल के बच्चे ने सपना देखा था कि हमारा देश कैसा होगा। हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने कोई सपना नहीं देखा। इनका कोई सपना ही नहीं है। इनका सपना रेबड़ियां मारकर सत्ता में कायम रहना और बस सत्ता में बने रहना, बस यही है, और कुछ नहीं है। इसके बारे में राजीव दीक्षित जी बहुत कुछ बोलते गए, और वो उससे बेहतर तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आजादी की बात किसी ने इतना बड़ा एनालाइज किया हो जितना कि राजीव दीक्षित जी ने किया। राजीव दीक्षित जी ने सबसे अच्छा काम ये किया कि तथ्यात्मक रिसर्च की, और उसको बड़े अथॉरिटेटिव ढंग से उन्होंने रखा, और उसको केवल उन्होंने वो नहीं किया, बल्कि उन्होंने पब्लिक के साथ जाके उसे शेयर किया, और जन सामान्य के साथ उसे शेयर किया। और यही शेर आदमी था। बिल्कुल खुलकर बोलता था, उसने किसी को नहीं छोड़ा, नाम नहीं लेकर बोला, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे हेमा मालिनी हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो। बहुत सही बात कही आपने। लेकिन जितेंद्र, क्या तुमको ये एहसास है कि देवबंद से इन राजनेताओं ने अपने देशवासियों को धोखा दिया, उनके साथ षड्यंत्र किया? मुझे नहीं मालूम है कि आपकी जानकारी कितनी तेज है कि नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन लोगों ने उस समय देश के साथ धोखा दिया जब अंग्रेज बुरी तरह से उखड़े हुए थे। कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी में बगावत का जो है ना फैलाव बह रहा था, और 24 नेवल बेसिस में से 22 नेवल बेसिस पे विद्रोह हो चुका था। पोस्टल सर्विसेज ने अंग्रेजों के आदेश मानने से इनकार कर दिया था। बहुत सारी जगहों की पुलिस जो है ना वो भी अंग्रेजों के आदेश नहीं मान रही थी, और रेलवे जैसे विभाग ने उन्हें स्ट्राइक पर जाने का नोटिस दे दिया था। अंग्रेज बुरी तरह से घबराए हुए थे। हर गवर्नर यूरोपियन फोर्स का मांग कर रहा था। उस समय इनके कमांडर इन चीफ क्लॉड आचन लेक ने
उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड बॉवेल को कई पत्र लिखे और उन्होंने कहा कि देश में इतने भयावह और बगावती तेवर हैं कि यहां से भागना भी मुश्किल है। तो आप 1857 की क्रांति का वाला बुगालते में मत रहिएगा, इस बार आप भाग नहीं पाएंगे। और उन्होंने कहा इस बगावती तेवर के पीछे एक ही मुख्य कारण है, वो लाल किले के अंदर जो आजाद हिंद फौज का ट्रायल चल रहा है। और उन्होंने कहा कि मैं आपको हिदायत देता हूं, आपको अनुरोध करता हूं कि इस ट्रायल को तत्काल ड्रॉप कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। और क्लॉड ऑचिन लेक के जो है ना, इसी परसुएशन के आधार पर आजाद हिंद फौज का ट्रायल जो है ड्रॉप कर दिया गया। अंग्रेजों के इतिहास में इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, राइट। दूसरा जो है, इसी क्लॉड ऑचिन लेक ने एक एग्जिट प्लान बनाया कि जो विषम परिस्थितियां हैं उनमें मैं सभी अंग्रेजों को लेकर तो नहीं भाग पाऊंगा, वो चंद अंग्रेज कौन से हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको लेके हम कैसे इस देश को छोड़ के भागेंगे, उसका एक प्लान बनाया जिसका नाम था एग्जिट प्लान। और उसे लॉर्ड बॉवेल ने स्वीकार किया। इस बात के विवेचन से आप इस बात को तो मान पा रहे हैं कि उस समय बहुत बगावती तेवर थे और अंग्रेज बेहद डरे हुए थे और भागने तक का प्लान बना के अनुमोदन करके रखा हुआ था। उस समय हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने अंग्रेजों की शर्त पर इस देश के साथ विश्वासघात करते हुए, सुभाष चंद्र बोस को धोखा देते हुए, सुभाष चंद्र बोस एक चयनित प्रेसिडेंट था, उसे प्रेसिडेंट के तहत काम नहीं करने दिया। यह हमारा महात्मा गांधी जी जो महात्मा कहलाते हैं, उनकी महात्मा कहाँ पे थी, जो कि स्वयं जो है कांग्रेस के सदस्य भी ना होते हुए उन्होंने इतना दबाव बना के रखा हुआ था कि एक चयनित व्यक्ति जो कि खुद आईसीएस नंबर में जो है ना मेरिट लिस्ट में नंबर 4 उस समय आया, जबकि फ्रेंच का एक पेपर उसी समय जोड़ा गया था, तब भी उस व्यक्ति ने विश्व लेवल पे चौथा जो है ना स्थान प्राप्त किया। ऐसा आईसीएस, ऐसा विद्वान व्यक्ति, उसने देश के लिए अपना जो है ना नौकरी छोड़ी और ये सब किया। और इस जवाहरलाल नेहरू ने उसी सुभाष चंद्र बोस को जिंदा या मृत सौंपने के लिए जो है ना 50 साल तक का जो है ना साइन करके एग्रीमेंट कर लिया। ये व्यक्ति आसाम में जाता है और कहता है कि मैं आजाद हिंद फौज से गुरिल्ला वारफेयर करूंगा। मतलब कितनी दुष्टता इस व्यक्ति के द्वारा की गई। आप ये बताइए, 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे में कितने भारतीयों को जो है ना, कितने हिंदुओं को जो है ना मारा गया, कितने के साथ जो है ना बलात्कार किया गया, कितनों के साथ जो है ना तलवार की नोक पर उनका धर्मांतरण किया गया। ये अनुभव जब आपके पास था तो चलो दुष्टतापूर्वक आपने देश का जो है ना बंटवारा स्वीकार कर लिया था। आपके जेहन में ये बात तो होना चाहिए थी ना कि कैसे लोग बाग जो है ना सुरक्षित अपने यहाँ पहुंचेंगे। ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल। तो ये दुष्ट नेहरू के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? हमें आज इस पे बहस करके जो है ना कांग्रेस की भर्त्सना नहीं करना चाहिए। नहीं, ये इन मुद्दों पे हमें बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। आपको जो आपके साथी लोग हैं उनके साथ बात करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें जनता के बीच में तब ले जानी चाहिए जब जनता को हम पर विश्वास हो। नहीं 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 नहीं, ये इन सब बातों में मत पड़िए, इन सब बातों में मत पड़िए। जनता को तो जो है ना विश्वास क्यों नहीं होगा? मैथिली शरण गुप्त पे आपको विश्वास है कि नहीं है? आपको ये मालूम है कि नहीं मालूम है? जो मैथिली शरण गुप्त कहते हैं वो करते हैं। वो किसी भी शख्सियत से सर्विस के दौरान नहीं डरे हैं। किसी भी राजनेता, किसी भी जो है ना मंत्री, मुख्यमंत्री की औकात नहीं रही कि मैथिली शरण गुप्त को दबा सके, बल्कि सिफारिश करने की औकात नहीं रही। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि उस व्यक्ति के सोच और चिंतन से 21 लक्ष्यों से देश को बदलने की बात कही जा रही है। ये दुष्ट तो 50 साल में किसी एक नेता ने कहा कि आपके ऊपर हमने गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों को दबाने के लिए, क्रश करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, वही नियम कानून इन दुष्टों ने आज भी हमारे ऊपर थोप के रखे हैं। किसी एक भी राजनेता, किसी एक राजनीतिक पार्टी का सोच और चिंतन का विषय है ये? नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? एक मिनट, सबको राज करना है ना। अंग्रेजों की सत्ता जो है ना, सत्ता हस्तांतरण हुआ है ना, कोई स्वतंत्र थोड़ी ना आई आपके पास। मैं चलिए सत्ता हस्तांतरण हो गया, उसके बाद तो जो है अब सत्ताएं बदल गई हैं, अब पार्टी बदल गई हैं। अब तो इन लोगों को, नए लोगों को कहना चाहिए थी ये बात। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को, पिछले वर्ष, लाल किले से जो है ना 5 प्रण लिए थे, जिसमें दूसरा प्रण था
आजादी के हर अंश से, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को केवल गुलामी जो है वो रोड के और रेलवे स्टेशन के नाम में दिखती है। हालांकि मैं उनको उस बात का समर्थन करता हूं, और वो भी एक अच्छी बात है, कम से कम कुछ तो किया उन्होंने। हाँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि असली गुलामी तो नियम कानून और व्यवस्था में है। नियम कानूनों से, बिल्कुल करेक्ट। असली गुलामी तो जो है वो लाटसाबी व्यवस्था है, जिसमें चंद अंग्रेजों ने इसी व्यवस्था के तहत जो है ना इतने वर्षों तक राज्य किया और भारतीयों पे अत्याचार किया। वही व्यवस्था, वही निरंकुश व्यवस्था, वही लाटसाबी व्यवस्था जो कुछ भी आपके विरुद्ध कोई भी निर्णय ले सकती है और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वही व्यवस्था आज भी आप पे थुपी हुई है। और अब ये व्यवस्था जो है इन राजनेताओं की चरण सेवक हो गई है, और अब तो जो है वो घटिया कानून का भी पालन नहीं कर रही है। ये बताइए, इस घटिया कानून के तहत पुलिस को संज्ञेय अपराध की सूचना मिले तो उसे अपराध पंजीयन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। 90% केसेस में ऐसा नहीं हो रहा है, और इसका उल्टा भी हो रहा है। 90% केसेस में जो ऑफेंस रजिस्टर हो रहे हैं वो झूठ हैं, फर्जी हैं। लोगों ने दबाव बनाने के लिए, लोगों को जो है ना तंग करने के लिए लोग वो पंजीबद्ध हो रहे हैं, और इन केसेस में जो सही है उसमें गिरफ्तारी नहीं होती है, और ये झूठे केसेस में आपके ऊपर तत्काल पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच जाती है और आपको उठा लेती है, और आप नहीं मिलते हैं तो आपके माँ बाप को, आपके जो है ना महिलाओं को तक, जो कि नियम विरुद्ध है, उनको भी उठा के थाने में ले जाते हैं। ये इतने दुष्ट हैं पुलिस वाले। बिल्कुल साहब, मैं तो भोग रहा हूँ कानून को पूरा मेरे परिवार ने झेला है। हमने डॉक्टरों को झेला है, हमने जो है ना आपके स्कूल्स के जो है ना आपकी जो लूट है वो झेली है। तो वो मेरे को इसलिए ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। और हम लोगों को मैं एक छोटी सी आपको जानकारी दे दूँ कि जब हमने आंदोलन के बाद में आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया, तो उस समय जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ पर ऑन रिकॉर्ड हमारे पास में 25,000 नौजवानों का रिकॉर्ड था, जो वहाँ पर विभिन्न प्रदेशों से आए हुए थे। और वॉलंटियर एंगेजमेंट जो हमारे साथी देखते थे, करण सिंह, मैं उनके साथ में ही करीब में काम करता था। इसलिए 12-13 विधानसभाओं में मैंने जो है ना पूरा एनर्जिक होकर वह ना अपने नाटकों के माध्यम से बहुत बवाल पैदा किया। इसके बाद में जब वो केजरीवाल जी बदले थे, उन सब नौजवानों का मोरल पूरा का पूरा डाउन हो गया, टूट गया। और आज उनमें से 25,000 में से मेरे पास में लगभग 700-800 नौजवानों के नंबर थे। वो सब बेचारों ने नंबर बदल लिए। आज पता नहीं कौन क्या कर रहा है, कुछ ऐसी हालत में है। उन्होंने नंबर क्यों बदल लिए? क्योंकि वो दिल्ली गए थे, तो उस समय जो ना इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, तो दिल्ली के नंबर सबने ले लिए थे, तो वो नंबर उनने बदल लिए कि साले इस नंबर को कोई फोन ही ना करे। अच्छा, नहीं, लेकिन जो लोग आपसे अभी होंगे उनको खोजा जाए और उनको जोड़ा भी जाए, क्योंकि उनमें आपको मैं उसी तरफ ले जा रहा था कि उसके बाद में हमारे कई साथियों ने मुझसे कहा कि जितेंद्र भाई, अपन भी एक पॉलिटिकल पार्टी को बनाते हैं। तो उसमें हम सब लोगों ने चर्चा की और यही निचोड़ निकला कि भैया इस व्यवस्था में पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद में मैं अध्यक्ष, तू अध्यक्ष, ये सहता, ये फला नहीं ढमकाना, यही झगड़े शुरू होंगे और कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि लोगों के अंदर वो भावना ही नहीं है, इस तरह की ट्रेनिंग ही नहीं है कि भाई मेरे अंदर तो है। मैंने तो शादी भी नहीं बनाई, अकेला आदमी हूँ, वो घूमता हूँ बच्चे, मैं डरता हूँ किसी से, लेकिन डरता भी किसी से नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है बढ़ने का नतीजा क्या होगा। अंदर कर दिए जाऊंगा, केसेस इसमें लगा दिए जाएंगे कि बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त इस पर बैठे हुए हैं। यदि मैंने आपसे बात करना स्वीकार किया, यदि मैं आपको बताऊं कि आज दुष्ट व्यवस्था में बैठे लोग, जो कि राजनेताओं के चरण सेवक हो गए हैं, यदि उन्होंने अपने विधिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया या इनके नेताओं के कहने पर गलत आदेशों का पालन किया, तो जितेंद्र शर्मा जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इन सभी दुष्ट अधिकारियों को आर्टिकल 311(2) के तहत डिसमिस किया जाएगा। मेरा ये भी मानना है कि जितनी भी सरकारें हैं, ये कोई भी संविधान के तहत उनको जो दायित्व शेड्यूल 7 में लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में दिया गया है, ये दुष्ट लोग, एक भी राज्य की सरकार उनका पालन नहीं कर रही है, एक भी राज्य की सरकार। नहीं कर रहा। और संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि जो आपका गवर्नर है उसे हर महीने एक रिपोर्ट भेजना होती है अपने प्रेसिडेंट को कि हमारी राज्य सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुरूप चल रही है और कोई भी गड़बड़ी नहीं है, देयर इज नो फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। हमारे सभी गवर्नर दुष्टतापूर्वक झूठी रिपोर्ट भेज रहे हैं।
क्योंकि मेरा मानना है एक भी राज्य, मतलब मैं उसमें किसी को भी अलग नहीं करूंगा, एक भी राज्य अपने जो है ना संवैधानिक दायित्वों और कर्तव्यों को जो संविधान के शेड्यूल 7 लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में दिए गए हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं। और क्राइम फ्री भारत ने तो ये व्यवस्था की है कि इन सभी राज्य सरकारों को 2024 में आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस किया जाएगा, जिससे सभी राज्य सरकारों को एहसास रहे कि वो जो है संविधान के ऊपर नहीं है। संविधान में व्यवस्था दी गई है, हमारे दुष्ट राजनेता चोर चोर मौसरे भाई के सिद्धांत के तहत एक दूसरे को ढक रहे हैं, एक दूसरे का वो कर रहे हैं, और उनको जो निर्णय लेना चाहिए वो निर्णय नहीं ले रहे हैं। और ये इतने घटिया लोग हैं। जितेंद्र, आपको जानकारी है क्या कि पिछले 8 सालों में 3 PIL जो है सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर लगी थी कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षर और साचरित्र होना जरूरी है, जबकि चपरासी कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेता है, वहीं ये राजनेता जो हमारे कानून के निर्माता हैं और हमारे भाग्य विधाता हैं, ये अनपढ़, गवार, दल बदलू, चरित्रहीन, भ्रष्ट और अपराधी क्यों? और उन तीनों PIL में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए उस PIL की दलीलों को मान करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें जो है पार्लियामेंट को पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 में संशोधन करके ये प्रावधान कर देना चाहिए कि आपराधिक रिकॉर्ड के लोग जो है वो उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। इन दुष्ट राजनेताओं ने उसको मानना तो बहुत दूर है, जमीन पे बिल्कुल उसका उल्टा किया है। जैसे जब जो है ना पुलिस रिफॉर्म के बारे में 2006 में माइलस्टोन जजमेंट हुआ, उस जजमेंट को दरकिनार करते हुए सभी राज्यों में जो है ना पुलिस को और जो है ना दयनीय बना दिया गया है। तो ये राजनेता तो बहुत दुष्ट लोग हैं। देखिए, पार्लियामेंट का जो अभी चल रहा है 2019 से 2024 में, इसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के थे। इन दुष्ट राजनेताओं ने इसे बढ़ाकर पिछले वर्ष जो 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, इसमें ये संख्या 51% पे पहुंच गई। 403 विधायकों में से 205 आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। सो नाउ इट हैज क्रॉस्ड मोर देन 50%। और अभी दुष्टता तो और बढ़ गई है। अभी जो इस वर्ष 10 मई को 2023 में जो कर्नाटका का चुनाव हुआ है, उसमें यह संख्या 55% पहुंच गई है। तो ये दुष्ट अभी जब मध्य प्रदेश का चुनाव होगा तो 60-65% पे पहुंचा देंगे, और जब तक दूसरा पार्लियामेंट गठित होगा वो 70-75 तरफ होगा। तो सब यही दुष्ट ही दुष्ट होंगे। अब इन दुष्टों के विनाश होने का समय आ गया है। आपने क्राइम फ्री भारत का वो मॉडल समझा है जो 21 लक्षों को जमीन पे उतार देगा और इन राजनेताओं को मतदान के पहले हार स्वीकार करने के लिए बेबस कर देगा। मतदान के पहले, मतदान की बाद नहीं। क्या आपने इसे समझा है? नहीं, कोई देखिए, हम लोग ही नहीं समझ पाते हैं उन सब चीजों को, तो एक आम इंसान से तो क्या मतलब। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या आपको समझने का मौका मिला है कि हम कितनी नहीं, कतई नहीं रहा। कहाँ? अच्छा, चलिए देखिए, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं। जब आपके साथ दुष्टता की गई, जब आपके विरुद्ध जो ना गुलामी के जो है ना नियम कानून थोप के रखे गए, जब आपके जो है ना ऐसी घटिया जो है लाटसाबी व्यवस्था की, जो कि घटिया कानूनों की भी विधिक जिम्मेवारियों का पालन नहीं कर रही है, वो जो यदि विभाग की गलती है और उसको दूर कराने के लिए हर व्यक्ति कोर्ट में जाए, ये इतनी दुष्ट है। मतलब दुष्टता जो है ना विभाग की है, तो उस विभाग वाले को पनिशमेंट मिलना चाहिए कि आप कहेंगे कि आपको रिलीफ लेना है तो हर कोई कोर्ट में जाए और 10-10 साल 5-5 साल पैसा भी खर्च करे और अपना समय बर्बाद करे। ये शुद्ध दुष्टता है कि नहीं है? ये हठधर्मता है कि नहीं है? और वो कहती है कि साहब एक जाएगा तो उसको रिलीफ दे देंगे, दूसरा जाएगा तो दूसरा रिलीफ देंगे। यदि एक न्यायदर्शी रिलीफ मिल गया है तो बाकी सबको अपने आप रिलीफ देना चाहिए, और जिसने गलत निर्णय लिया है उसको दंड मिलना चाहिए। तो ये व्यवस्था तो दुष्ट व्यवस्था है, वो तो नहीं करेगी ऐसा। लिहाजा क्राइम फ्री भारत ने एक ऐसा मॉडल बनाया है कि हम बड़ी आसानी से इन दुष्ट राजनेताओं को मतदान के पहले हार स्वीकार करने के लिए व्यवस्था कर देंगे। और इसके लिए हमने 21 विधाओं में 9 स्तरों पर जो है लोगों को जोड़ने की व्यवस्था की है। उनको जो है हर स्तर पर 37 पद जो है ना की व्यवस्था की है। एक अध्यक्ष होगा, 5 जो है उपाध्यक्ष होंगे,
10 सहायक उपाध्यक्ष होंगे और 21 लोगों की एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी जो लोगों तक जन जन तक पहुंचाएगी। चाहे आपकी जो है ना नाटक करे या और कोई आयोजन करे, उनके पास जाए, उनको बताए कि क्राइम फ्री भारत आपका भविष्य बदलने वाला है। आप जो है गुलामों के नियम कानून से मुक्त हो जाएंगे। आपकी ये लाटसाबी व्यवस्था जो है ये पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी। जो आज शासकीय सेवा में अच्छे लोग बैठे हुए हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं इन घटिया लोगों के कारण, वह जो है घुटन से बाहर आ जाएंगे। जो शासकीय सेवा में बैठे लोग हैं वो खुद गुलामी से बाहर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब जो है इनकी एसीआर कोई व्यक्ति नहीं लिखेगा, कोई बॉस एसीआर नहीं लिखेगा, कोई राजनेता एसीआर नहीं लिखेगा। आपकी एसीआर आपके काम से एक्सट्रैक्ट की जाएगी और उसे एक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उसी के आधार पर आपको पदोन्नति और उसी के आधार पर आपको जो है पदस्थापनाएं मिलेंगी। तो हर व्यक्ति अपनी पदस्थापना खुद कर पाएगा, ये पदस्थापना उद्योग बंद हो जाएगा। तो जब आपकी एसीआर बॉस नहीं लिख रहा है, जब आप जो है कि पदस्थापनाएं बॉस नहीं कर रहा है, और जब उसमें एक कानून भी बना दिया जाएगा कि ऊपर वाला यदि गलत निर्णय लेगा तो कंडक्ट रूल के तहत आपकी जिम्मेवारी होगी कि आपको तत्काल पूरे तथ्य लिखते हुए उसी अधिकारी को रिव्यू के लिए लिखना पड़ेगा। और उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो वो आपकी एसीआर लिख रहा है और ना ही वो आपकी पदस्थापना प्रभावित कर सकता है। तो आपको डरने की जरूरत है क्या? जितेंद्र शर्मा जी, आपको डरने की जरूरत है क्या? बिल्कुल कतई नहीं। कतई नहीं है। और उसमें जब आप कंडक्ट रूल की जिम्मेवारी होगी कि यदि ऊपर वाला गलत निर्णय ले रहा है तो तथ्यों के साथ आप रिव्यू के लिए पुटअप करेंगे, और इसके बावजूद भी यदि वरिष्ठ अधिकारी अपने निर्णय पर अडिग रहता है तो आप जो है वरिष्ठ अधिकारी का निर्णय मान्य करेंगे, लेकिन ये पूरे तथ्य जो है एक कमीशन के पास चले जाएंगे और वो कमीशन उस पर रिएक्ट नहीं करेगा। उसको मार्गदर्शन होगा कि जब ये संख्या 100 में पहुंच जाएगी तब उस अधिकारी को तलब किया जाए और उसको अपने निर्णयों को लिए जो है ना जस्टिफाई करने के लिए कहा जाए। और यदि वो निर्णयों को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा सभी केसेस में, तो उस केस में उसे नौकरी चली जाएगी, उसे क्षतिपूर्ति देना होगी। अब बताइए, आपकी पूरी एनर्जी काम में जाएगी कि नहीं जाएगी? आपको किसी तरीके की कोई कुंठा होगी क्या? नहीं। क्या आपके जो है ना बॉस लोग आपको जो है ना गलत ढंग से पेश आ पाएंगे? नहीं हो सकते किसी कीमत पर नहीं। तो ये व्यवस्था 2 मिनट में बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? बिल्कुल। तो इस ऐसे ही जो है इसमें ढेर सारे मॉडल हैं जो कह रहे हैं जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति थी बाबू पैदा करने की, वो बदल जाएगी। अब एक अलग से जो है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मॉडर्न एजुकेशन, वैदिक एजुकेशन को जो है ना इंटीग्रेट करते हुए एक ऐसी महान व्यवस्था जो है ना पैदा की जाएगी जो विश्व जो है ना फॉलो करेगा। विश्व की शिक्षा नीति बदल जाएगी। अभी उल्टा होता है, हम विश्व की तरफ देखते हैं। इसमें इतने पावरफुल मॉडल हैं। क्राइम फ्री भारत खुद 5 सर्टेनिटी के साथ है, जो धन की वर्षा करते हुए अपराध करने की किसी की औकात नहीं होगी, साइबर क्राइम करने की किसी की औकात नहीं होगी। ऐसे मॉडल डेवलप करके जिसके बहुत सारे जो है ना वीडियो ऑडियो जो है ना वो हैं। और जितेंद्र, आपको बता दूं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2017 में भेजा गया था। 2019 में इसे मान्यता प्रदान की गई और 2019 से उस प्रोजेक्ट का हेड और नोडल ऑफिसर मैं ही हूं। लेकिन मुझे इस बात में कोई भ्रम नहीं रह गया है कि ये दुष्ट राजनेताओं के रहते हुए कोई भी अच्छी चीज जमीन पे उतर नहीं सकती है। नहीं, कभी नहीं उतर पाएगी, कभी नहीं। तो तब हमने निर्णय लिया कि हम एक ऐसा मॉडल लेके आएंगे कि राजनेता ही राजनेता नहीं रहेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, यदि आप इसी कर्मठता के साथ, इसी डिटर्मिनेशन के साथ जिसके लिए आपने शादी नहीं की है अपने देश के लिए, मैथिली ग्रुप से जुड़ जाइए। अच्छे लोगों के जो है ना फौज को सम्मिलित करिए और जगह जगह पे संगोष्ठियां करिए, जगह जगह पे जाइए, कॉलेज स्कूल में जाइए, 21 विधाओं के तहत सभी लोगों को जोड़िए। राइट? तो आप जो है अपने व्हाट्सएप नंबर से मुझे हेलो भेजिए। राइट? अभी व्हाट्सएप से हेलो भेज दीजिए, अपना उसमें नाम लिख दीजिए, मैं उसको सेव कर लूंगा। मैं क्राइम फ्री भारत के 4 जो है आपको वो भेजूंगा डॉक्यूमेंट, 4-5, तो उनको पढ़िए आप, तो आपको लगेगा कि देश को बदलने से अब कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, क्राइम फ्री भारत का एक एग्रो मॉडल है जो रासायनिक विष को खत्म करते हुए किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ा देगा। हमारे मजदूर और अभी गरीब नारायण जो स्लम एरिया में रह रहे हैं, एक भी व्यक्ति स्लम एरिया में नहीं रहेगा और उसे
पीएम आवास योजना की जरूरत नहीं होगी। क्राइम फ्री भारत का आर्किटेक्ट पहुंचेगा और उससे अनुमोदित कराएगा कि भैया बताइए आपको अपने घर का कौन सा मॉडल पसंद है, आप खिड़कियां कितनी बड़ी चाहते हैं, आप जो है अपने इलेक्ट्रिक स्विचेज को कहाँ चाहते हैं, बैठने की व्यवस्था आप किधर पसंद करेंगे, और वो कहेगा कि हम आपसे फीस भी नहीं लेंगे, आपकी ये फीस जो है वो ऑटोमेटिकली आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में पहुंच जाएगी और आपका घर निर्माण होने लगेगा, आपको कोई कर्ज नहीं लेना होगा। हालांकि कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलेगी। आपके हर व्यक्ति के दो अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से ये अमाउंट डेबिट होता जाएगा और आपकी अर्निंग बढ़ा दी जाएगी, तो आप ओवर द पीरियड उन सब चीजों को क्लियर कर पाएंगे। मजदूरों की परचेजिंग पावर 50,000 रुपीज पर मंथ होगी और एक परिवार में यदि 4 मजदूर हैं तो उस परिवार की परचेजिंग पावर 2 लाख रुपए पर मंथ से भी ज्यादा होगी। तब वो, ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ऐसे व्यक्ति को अच्छे घर में रहने का हक है, अच्छा भोजन करने का हक है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का हक है, उसे किसी फ्रीबी की जरूरत नहीं होगी, उसके वोट को कोई नहीं खरीद पाएगा। बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, बिल्कुल मानते हैं। और मैं आपकी बात जो है ना इसलिए गंभीरता से सुन रहा हूँ क्योंकि मैंने जब कम्युनिस्टों के साथ में था तो मैं ईश्वर को कभी मानता नहीं था, भगवान को। हाँ। और जब मेरी माताजी पिताजी अभी देहांत हुआ मेरी माँ का अभी लास्ट मतलब 2020 में, हाँ। उसके बाद मतलब मेरे परिवार में भाई वगैरह हैं तो बस मैं तो अकेला हूँ, उन्हीं के साथ रहता हूँ। हाँ। कुछ करता नहीं है। 2009 में नौकरी भी छोड़ दी थी एटीएम इंजीनियर का, हाँ। तो वो नौकरी भी मैंने छोड़ दी थी। हाँ। क्योंकि मुझे लगा कि नौकरियों से काम नहीं बनने वाला। अभी वर्तमान में मैं जो कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको प्रकाश डाल दूँ क्योंकि इतना सब कुछ आपने कहा वो लगभग वही है जो मैं करने की चाह रखता हूँ। हम लोग अभी एक जहर मुक्त हिंदुस्तान पर काम कर रहे हैं कि देश के जो खेत है वहाँ से जहर कैसे हटे। तो बहुत ये सारे जो एक मिनट जितेंद्र, आपकी बात थोड़ी सी मैं काट देता हूँ। आप अभी जो भी कर रहे हैं वो व्यक्तिगत प्रयास है, ये काम सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकार को टेक्नोलॉजी और उसका यूज करके सरकार दुष्टा करेगी। वो सरकार जो है ना उल्टा जो है ना केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड को सब्सिडी देगी। ये सरकार जो है ना सरकार उल्टा जो है ना रासायनिक विष को जो है ना देश में डंप कराएगी। तो सरकार को सब उल्टा काम करने का जो है ना हक है और इंडिविजुअल अपने लेवल पे धीरे छोटे छोटे प्रयास करें। तो हम यदि इस आज की राक्षसी व्यवस्था को यदि हम कहें कि इसकी जान एक तोते में है तो उसका नाम राजनेता है। तो जब क्राइम फ्री भारत आपको एक मॉडल लेके आ गया है जिसके तहत ये सभी राजनेता जो 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, वो मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने में बेबस हो जाएंगे। तो आपको नहीं लगता है कि इन सब चीजों को जो भी आप कर रहे हैं इन्हें करते रहिए, लेकिन ज्यादा एनर्जी उस बात में लगाइए जो मैथिली शरणगुप्त कह रहे हैं। हम चंद महीनों में जो है इस मध्य प्रदेश में दिसंबर में जो है क्राइम फ्री भारत के जो चंद्रगुप्त हैं वो विजयी होंगे। और क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त कौन है? जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे और मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे 230 लोगों की, उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा। उनके पास जो है ना अपने आप टिकट पहुंच जाएगा। और कितनी खूबसूरत बात है कि वो कहीं पर अपने लिए वोट ही नहीं मांग रहे हैं। वो सब जगह जो है ना क्राइम फ्री भारत को कह रहे हैं भैया क्राइम फ्री भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। 21 लक्षों के साथ आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। तो वो अपने लिए कहीं वोट नहीं मांग रहा है और जो सदस्य बन रहा है उसकी शपथ में है कि जो भी हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित होगा मैं छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और उसे जो है संकल्प और शपथ के साथ जिताऊंगा और उसकी पेपर ट्रेल को भी ध्यान से देखूंगा। और यदि पेपर ट्रेल हमारे चंद्रगुप्त की है तो भी हम एक एफिडेविट बना के कि मैंने इतने बज के इतने मिनट पे वोट अपने चंद्रगुप्त को दिया और पेपर ट्रेल भी उसी के नाम की गिरी है, इसको जो है तो इसका फोटो लेके हम जो है ना प्लस का साइन जो हमारे ऐप में है क्राइम फ्री भारत में उसमें अपलोड कर देंगे तो हमारे सेंट्रल कार्यालय में उसी समय पूरी जानकारी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो यदि ये ईवीएम मशीन में गड़बड़ी भी करते हैं और उन्होंने उसमें घटिया नियम बना के रखा है कि 5% केसेस में ही पेपर ट्रेल काउंट होगी, तो 5% से तो आपका काम बनने वाला नहीं है क्योंकि ये धांधली तो 100% में करेंगे। तो हम जो है इन सब चीजों को कोर्ट के सामने लेके, चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने लेके और सभी में जो है ना काउंटिंग करा पाएंगे। अब दूसरी स्थिति है कि पेपर ट्रेल ही जो है ना दूसरे व्यक्ति की गिर रही है, तो हम एक एफिडेविट फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देंगे कि साहब देखिए अभी हमने वोट दिया, हमने अपने चंद्रगुप्त जो है जितेंद्र शर्मा को वोट दिया और पेपर ट्रेल जो है वो कमल के फूल की गिरी है, लिहाजा
यह मशीन बग्ड है, इसे जब्त किया जाए, चुनाव को रद्द किया जाए, जिसने इस मशीन में बगिंग की है उसको जेल भेजा जाए। और इसको लिख के अपना पूरा साइन वाइन अपना पूरा वो करके और अपना वोटर आईडी कार्ड वगैरह लिख के जो है ना उसकी कॉपी उसी समय हमारे पास भेजेगी जाएगी। तो यदि 9 बजे ये घटना हुई है तो 9 बजे ही हमारी पिटीशन लग जाएगी कोर्ट में कि नहीं लग जाएगी? बिल्कुल नहीं नहीं, तो आप बताइए, क्या ये ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर पाएंगे? कर ही नहीं। नहीं कर पाएंगे। और ऐसा ही ये दारू साड़ी भी नहीं बांट पाएंगे। क्राइम मैथिली शरण गुप्त ने उसकी भी व्यवस्था की हुई है कि इस बार जो है जनता उनको लूटेगी और मैथिली शरण गुप्त के आदेश के तहत लूटेगी। उनसे कहेगी कि 2000 से काम नहीं चलेगा 20,000 दीजिए, एक साड़ी से काम नहीं चलेगा 6 साड़ी दीजिए, और एक दारू की बोतल से काम नहीं चलेगा 1 क्रेडिट दीजिए। और ये सब करने के बावजूद भी सब चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा और जो बांटने वाले हैं उन दुष्ट लोगों को जो है ना जेल में भेजा जाएगा और जो पैसा इनको मिलेगा ये नियम बना देंगे कि इन्हीं के पास रह जाएगा। बात समझ रहे हो? और वो हमारे आदेश के तहत ये काम करेंगे तो वोट तो निश्चित तौर पे वो हमारे चंद्रगुप्त को ही देंगे। और इन दुष्टों को जो है जिस दिन चुनाव का रिजल्ट निकलेगा उसी दिन शपथ लेके एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाएगा। रात भर पुलिस इन गुंडों को, बदमाशों को, दारू बांटने साड़ी बांटने वालों को पटक के, जैसे इमरजेंसी में हुआ था उसी तरीके से साला जेल में भर देंगे। बताइए फिर ये हमारे गरीब लोगों के साथ जो है ना इनके बलवारे जो गुंडे हैं वो कुछ गड़बड़ कर पाएंगे क्या? कहते नहीं। तो आप बताइए, ये राजनेता हारेंगे कि नहीं हारेंगे? जब हमारे 100 करोड़ लोग छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि जितेंद्र जो है ना शर्मा हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, तो पड़ोसी पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि भाई साहब आप कर क्या रहे हो? जब आप उनको बताएंगे कि ऐसा अपराध मुक्त भारत होगा, ऐसा आपका जीवन बदल जाएगा, तो वो भी कहेगा कि नहीं कहेगा कि हाँ साहब मुझे भी जो है ना छत पे चढ़ना है और मैं भी जो है ना जितेंद्र शर्मा जी को ही वोट दूंगा? कहेगा कि नहीं कहेगा? बिल्कुल कहेंगे। तो आज जो ये जमींदार और ये सब लोग ठेकेदार बने हुए वोट की, इनकी ठेकेदारी खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल। तो सर एक बार सर, एक मिनट सर, इसमें सर क्या है 21 पॉइंट है ना सर, इनसे डिस्कस मैंने आपकी वजह से छोड़ दिया था, तो आप उनको 21 पॉइंट को बोलना सर पूरी बात नहीं, ये बहुत सारे वीडियोज में दी गई है, मैं इनको पॉइंट को शेयर कर दूंगा तो वो खुद जो है ना उसे पढ़ लेंगे। और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, हम इसको रोज एक्सप्लेन कर रहे हैं, कई लक्ष्यों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, तो उसे बार बार दोहराने की जो है एनर्जी को अपन थोड़ा सा बचाएं ठीक। और उस एनर्जी को हम जमीन पे लगाने की बात करें। तो जितेंद्र शर्मा जी, आप किस जिम्मेवारी को लेने के लिए तैयार हैं? मैं इसमें आपको वही मैं कहा था, आपको रोकेंगे तो मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपकी एनर्जी का मिसयूज ना हो, उसका सही उपयोग हो। जी आपने, क्योंकि आपका नाम ही मेरे लिए बहुत बड़ा था मैथिली शरण गुप्त, जी और क्योंकि मैंने आपको रूबरू देखा है और चौराहों पर खड़े होकर आपको हम लोगों ने निहारा है, जिसे बोलते हैं ना निहारना। जी ये व्यक्ति कहाँ से उतर कर आया आज आसमान पे, के पूरे बना की काया पलट कर दी। जिन लोगों के चबूतरे लोग तोड़ने की हिम्मत नहीं करते थे उनकी दुकानें ढहा दी गई। तो वो उस समय से आप हमारे दिमाग में बसे हुए थे, और ये मतलब विधि का विधान है कि मतलब आपने वापस हमें आपके सामने खड़ा कर दिया है। और हम लोग जो काम कर रहे हैं वो 3 मुद्दे हैं: जहर मुक्त हिंदुस्तान, न्याय युक्त और निडर हिंदुस्तान। अब इसमें आपने एक नई चीज जो जोड़ी है, जिस पर हम चर्चा करते थे कि ये देश अपराध मुक्त कैसे होगा, क्योंकि इस पर हमारा कोई होल्ड नहीं था कि हम इसको करें कैसे। क्योंकि देखिए सभी के अंदर सब तरह की क्वालिटीज नहीं होती हैं। जी मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर एक क्वालिटी थी। जी जी मैं हमेशा 2019 तक लोगों से ये कहता था कि आप अपना जो भी मिशन है, जो विजन है वो करो, मैं आपके लिए भीड़ इकट्ठी करके दे सकता हूँ, आपकी बात लोगों तक पहुँचा सकता हूँ, ये मेरे पास कला है। लेकिन 2019 तक मैं निराश होता होता मैंने कहा भैया अब कुछ नहीं हो सकता, अपन तो अपनी मुद्दों पर जो है छोटे मोटे उन पर काम करते रहें। लेकिन आज मुझे दिनेश जी के माध्यम से आपके सामने फिर से वो चीज दिखने लगी कि हम इस देश को अपराध मुक्त कर सकते हैं। इस अपराध मुक्त के साथ साथ जो आपके तीनों पॉइंट हैं वो भी 21 में समाहित हैं। बिल्कुल बिल्कुल समाहित है, इसी में समाहित है। अपराध से ही सारी चीजें क्लियर होंगी। यहाँ से आपने इसको ऑप्ट किया ना,
तो सारी चीजें अपने आप मुक्त होती चली जाएंगी। जहर भी मुक्त हो जाएगा, न्याय भी मुक्त हो जाएगा, निडर भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो घटिया कानून जो अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए बनाया था वो बदल जाएगा। वो घटिया प्रशासनिक व्यवस्था जो लॉर्ड साहब के अंदाज में बनाई गई थी वो पारदर्शी और अकाउंटेबल हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी। यदि वो समय पर निर्णय नहीं लेगी या गलत निर्णय लेगी तो दोनों ही परिस्थितियों में उसे लाखों का कंपनसेशन देना होगा, वो भी अपनी जेब से, जो उसकी औकात के बाहर का होगा। उसकी औकात नहीं होगी उतना कंपनसेशन दे दे। और पेपर करेंसी होगी नहीं तो भ्रष्टाचार भी नहीं कर पाएगा। तो ये देश भ्रष्टाचार विजन के साथ में बिल्कुल मेरे सामने क्लियर हो चुका है और मुझे आपके साथ काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। हमारा जो काम है वो तो चल ही रहा है, चलता ही रहेगा। मेरा मैं तो आपसे एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी जब भी आपको मेरी आवश्यकता लगे किसी भी तरह से, ये ऐसा नहीं चलेगा, ये उल्टा चलेगा। हम आप एक मिनट मैं आपको अभी स्पष्ट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो आपका कार्य क्षेत्र रहा हो बड़ा से बड़ा, यदि आप प्रदेश स्तर पे काम करना चाहते हैं तो मैं प्रदेश स्तर की जिम्मेवारी आपको देता हूं। यदि आप जो है संभाग स्तर पे काम करना चाहते हैं तो संभाग स्तर की जानकारी वो दूंगा आपको। और जिला स्तर तो मिनिमम है जिसपे आपको काम करना ही चाहिए, उसके नीचे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो पहले आप मुझे बताइए कि आपका जो चिंतन, सोच और एनर्जी है वो आप जिला स्तर पे लगाना चाहेंगे, संभाग स्तर पे लगाना चाहेंगे या राज्य स्तर पे लगाना? एक उदाहरण से दे दूं, मैं दिल्ली में था, दिल्ली में जब मैं गया तो वहां मुझे ये कहा गया कि आप एक विधानसभा को चुन लीजिए, यहाँ पर आप काम करेंगे। तो मैंने उनसे की बात कही थी कि मैं किसी विधानसभा के लिए नहीं आया, मैं देश के लिए आया हूँ, तो मेरे लिए सारी विधानसभाओं में अलाउ होना चाहिए जाना। तो उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो नियम है वो ये है कि जो व्यक्ति आएगा उसको कोई एक विधानसभा चुनना पड़ेगी। तो मैंने कहा मैं वापस जाना पसंद करूंगा, आपके साथ काम करना मेरे को मंजूर नहीं है क्योंकि मैं देश के लिए आया हूँ, किसी विधानसभा किसी वैवाहिक के लिए नहीं आया। तो मैं देश के स्तर पर काम करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। तो मैं आपको राष्ट्रीय स्तर पर यदि क्राइम फ्री भारत मिशन का उपाध्यक्ष घोषित करूं तो क्या आप इस जिम्मेवारी को लेने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। ग्रेट। तो आप नाम ही काफी है, तो मेरे लिए तो आपका नाम ही काफी था। और क्योंकि आपने अभी जो पूरा विजन क्लियर किया है उसके बाद मेरे सारे संशय हट गए। एक जरूर मुद्दे पर मैं आपसे अंत में बात करूंगा क्योंकि इस पर कभी हमारे बीच में कोई बहस नहीं होनी चाहिए। मैं जब छोटा था तो मैंने गांधी जी के विषय में बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना था और मैं हमेशा उनको दोष दिया करता था। फिर धीरे धीरे मेरी समझ विकसित हुई कि इस आदमी के पास में लाठी लंगोटी के अलावा कुछ था नहीं। इस आदमी ने ऐसा किया देश के लिए, तो सुभाष चंद्र बोस को हटाया, ये किया, मुसलमानों को ये किया, वो सब कुछ मैंने उसको अध्ययन किया और ये पाया कि एक अच्छे आदमी का जैसे दुरुपयोग किया अन्ना का केजरीवाल ने, ऐसे ही गांधी जी का दुरुपयोग किया जवाहरलाल नेहरू और उनकी पूरी कुटिल टीम ने। नहीं, मेरा मानना है। नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने खुद अपने शब्दों में 1921 में मापला कांड के जब कोर्ट केस उनके ऊपर हुआ था तो उन्होंने अपना मोपला का वो जो है उसका उन्होंने जो है अपने शब्दों में लिखा है कि वो ही इज अ लॉयल सर्वेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स। और वो हम आपको वो भेज देंगे दस्तावेज, वो छपा हुआ है एनी बेसेंट की किताब में, नहीं मिस्टर शंकरन की किताब में छपा हुआ है, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और वो मेरे ख्याल से हाई कोर्ट के जज रहे हैं। वो किताब मैंने मंगवाई थी, वो मेरे पास पड़ी हुई है, मैं उसको ढूंढ के उनका वो भेजेंगे तो आपके सभी जो है ना चक्षु खुल जाएंगे। महात्मा गांधी जी एक ब्रिटिशर्स के एजेंट थे। देखिए चौरा चौरी हुई, एक थाने में आग लगा के कुछ जो है ना सिपाहियों को जला दिया गया। ये सिपाही जो है देशभक्त थे या जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे थे? मैं आपसे पूछता हूं क्या थे? यदि मान लो किसी तरीके से भावावेश में कोई घटना हो गई और यदि हम उसे गलत भी मान रहे हैं तो हम उसकी भर्त्सना कर दें, निंदा कर दें। हमने आंदोलन क्यों विड्रॉ किया? क्योंकि हमें आंदोलन विड्रॉ करने का बहाना चाहिए था, क्योंकि यही अंग्रेजों का आदेश था। आप हर जगह देखिए उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में कि हमें जो है ना इन्हीं की जो है ना वो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उन्होंने यहां तक कहा कि वी डू नॉट वांट द फ्रीडम एट द कॉस्ट ऑफ द डेवरीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। क्यों भैया? ये आतताई थे, आक्रमणकारी थे, धोखा देके इन्होंने इस देश पे कब्जा किया, व्यापार करने आए थे। धीरे धीरे जो है ना ढेर सारे षड्यंत्र करते हुए, धोखा देते हुए इन्होंने जो है अपना सत्ता काबिज कर ली है। इनकी डेवरीज क्यों नहीं चाहिए आपको? है कोई जवाब इसका? अंधभक्त मत बनिए। इस व्यक्ति ने
तो नहीं, मैं अंधभक्त नहीं हूँ, मैं एक किसी एक को मिनट नहीं, एक मैं मिनट एक गाली मिनट नहीं जितेंद्र मानता, नहीं जितेंद्र मानता, लेकिन मैं चीजों को कुछ, जितेंद्र जितेंद्र एक मिनट, तुमने दुखती रग पे हाथ रख दिया तो सुनना पड़ेगा। ये मेरी दुख सुनाइए, मैं तो सुनने के लिए आया हूँ, ये मेरी दुखती रग है। मैं इसलिए कह रहा बिल्कुल, हूं, मेरी भी इस व्यक्ति ने कहा अहिंसा परमो धर्म, जहां से गीता से ये लिया गया है उसी के आगे लिखा है धर्मस्य हिंसा तदेव चा, हिंसा मतलब तदेव धर्म चा। के लिए की गई हिंसा इससे भी श्रेष्ठ है। ये क्यों छिपा लिया गया? ये क्यों छिपा लिया गया? मैं पूछ रहा हूं क्यों छिपा लिया गया? उसी में पूरा लिखना चाहिए था ना, गीता का पूरा पूरा श्लोक। ये दुष्टता नहीं है क्या? लेकिन मैं तो इसमें इतना एक नहीं नहीं, मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं। देखिए, आप ये बोल रहे हैं ना वो अहिंसा अहिंसा कहते थे, जस्ट ए मिनट, अहिंसा अहिंसा कहते थे, गीता का उपदेश से तो बड़ा कोई उपदेश नहीं है। कम से कम यदि आप धर्म जना हिंसा परमो धर्मा कह रहे हो तो जहां से लिया है उसका पूरा सेंटेंस तो बोलते। बिल्कुल। आप ये बताइए, क्या हमारे यहाँ पे ये बात नहीं कही गई है कि अत्याचार करने वाला उतना ही बड़ा पापी है जितना अत्याचार सहने वाला? कम से कम अत्याचार सहने वाले को विरोध करना चाहिए। फिर आपने क्यों कहा कि एक खाल में एक गाल में थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल कर दो? आप क्या सिखा रहे हैं? भीरुता, कायरता क्या सिखा रहे हैं? क्यों सिखा रहे हैं? क्यों सिखा रहे हैं? जब जो है उसी नहीं, जैसे मिनट उसी कोलकाता दंगे में जो कि डायरेक्ट एक्शन डे के बाद हुआ था, जब तक हिंदू मर रहे थे तुम चुपचाप बैठे हुए थे। जब वहां पे बाजी पलट गई तो वहां पे आप अनशन करने पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? क्यों पहुंच गए? और पहले दिन क्यों नहीं पहुंचे? आपने अपनी प्रेयर सभा में कहा कि वहां की हत्या महिलाएं कैसे आत्महत्या करें अपने सम्मान को बचाने के लिए। आपने ये क्यों नहीं कहा कि साहब उनके सम्मान का जो है ना खतरा पहुंचाने वाले, उनकी हत्याएं करने वाले, उनका धर्मांतर कराने वालों को जेल भेजा जाए? ये क्या दुष्टता नहीं है? इन बातों को क्यों नजरअंदाज किया? गांधी जी को क्या मिला? अगर एक सवाल मैं आपसे पूछूं, इसमें गांधी जी को क्या फायदा क्या पहुंचा इससे? क्या मतलब उन्हें कोई बंगला मिला, कोई गाड़ी मिली, कोई? देखो, फायदा जो भी हो, उनको जो भी उनका हो, यदि उनका सोच और चिंतन ठीक नहीं था। ये बताइए, जब जो है ना हमारे ऊपर हमला किया जा रहा था तो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए ये अनशन पे क्यों बैठे? क्यों बैठे? जब इन्होंने कहा था कि देश का बंटवारा होगा, एक मिनट मेरी बात आप सुन लीजिए, देखो मेरी बात आप सुन लीजिए, क्योंकि आपने दुखती रग पे हाथ रखा है। जब जो है उन्होंने ये बात कही थी कि इस देश का बंटवारा मेरी लाश पे होगा, जब दुष्ट नेहरू ने शिमला जाकर माउंटबेटन के दबाव में और एडना माउंटबेटन के ब्लैकमेलिंग में कि ये फोटो कल पब्लिश हो जाएंगे जो कि कंप्रोमाइजिंग थे, तो तुम्हारा भविष्य चौपट हो जाएगा, इसमें जो है ना उन्होंने देश के विभाजन पे साइन किया, तो झूठा क्यों ये बात कही गई कि ये वर्किंग कमेटी ने अनुमोदित किया था? कोई वर्किंग कमेटी ने अनुमोदित नहीं किया था। तो ये सच भी नहीं आने दिया आपने। ये जब जो है ना एक मिनट आप सुन लो, आप बात पूरी सुन लो। 14 जून को जब ये बात जो है विभाजन की बात का जो है कांग्रेस में वोट चल रहा था, टंडन और बाकी लोगों ने इतना विद्रोह किया, सीमांत गांधी जो ने इतना कहा कि आप लोग क्या दुष्टता कर रहे हो, आप मुझे इन भूखे बुढ़ियों के सामने छोड़ रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमको क्यों देश का विभाजन होना चाहिए। और चारों तरफ ऐसा माहौल था कि ऐसा लग रहा था कि जो विभाजन का जो एग्रीमेंट है वो जो है ना कांग्रेस पास नहीं करेगी। और जब ये नेहरू जी जो गांधी जी आए तो इन्होंने बात पलट दी। इन्होंने जो है ना क्या कहा, देखियो भाइयों, जो हमारी वर्किंग कमेटी है उससे अच्छी तो वर्किंग कमेटी हो नहीं सकती है। उन्होंने जो भी निर्णय लिया होगा वो देश हित में लिया होगा। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब लोगों को अपनी वर्किंग कमेटी का साथ देना चाहिए। एंड दैट्स हाउ ही टिल्टेड बैलेंस। जो व्यक्ति कह रहा था कि ये इस देश का विभाजन मेरी लाश पे होगा, उसे अनशन पे बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? एक सिंधी जो ना अनशन पे बैठ गया तो ये दूसरे व्यक्ति जाके जो ना उसका अनशन तुड़वाया, जिसको खुद अनशन पे बैठना चाहिए था। हर गलत चीज पे ये व्यक्ति अनशन पे बैठा है और हर सही चीज पे अनशन पे नहीं बैठा है। ये आप कहिए कि ऐसा क्यों किया इस व्यक्ति ने? इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया? क्या हम जो है ना महिमा मंडन कर रहे हैं, ये जो है ना ये क्रिएटेड फियास्को है? जैसे ही आपको ये नहीं मालूम है कि देश का विभाजन जो है ना कोई वर्किंग कमेटी ने अप्रूव नहीं किया था। ये जब जो है लॉर्ड माउंटबेटन शिमला जा रहा था, आप राजीव दीक्षित को बहुत पढ़ते हैं, पढ़िए इसको ध्यान से, उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च की है। जब ये लॉर्ड माउंटबेटन शिमला जाते हुए उसने एडमिना से कहा कि आप नेहरू और जिन्ना को लेके आइए, तो एडमिना ने कहा दोनों को साथ लाना है या अलग अलग?
तो माउंटबेटन ने कहा कि अलग अलग लाइए। तो उन्होंने कहा पहले किसको लाना है? तो उन्होंने कहा नेहरू को लेके आइए। जब नेहरू वहां पहुंचे तो उनके सामने जो है देश के विभाजन का एग्रीमेंट जो पहले से छपा हुआ था उसका आज भी साइन करो। तो उन्होंने कहा मैं कैसे साइन कर सकता हूं, ये तो वर्किंग कमेटी में इसकी चर्चा भी नहीं हुई है। तो वो फोटो एडमिना ने उठा के उसके सामने डाल दी, जो कंप्रोमाइजिंग फोटो जो है ना एडमिना और जवाहरलाल नेहरू के थे। उन्होंने कहा तुम कल रियून हो जाओगे, कल ये पेपर में छप जाएंगे। तो नेहरू ने तत्काल उठा के साइन कर दिए। फिर देश के सामने ये झूठा क्यों गढ़ा गया कि वर्किंग कमेटी में ने ये निर्णय लिया था? कोई वर्किंग कमेटी ने निर्णय नहीं लिया। इस देश के साथ कितनी दुष्टता की जाएगी? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ इसमें राजीव भाई ने मैंने झूठ क्यों बोला, मतलब गांधी की जगह? तो मतलब वर्किंग कमेटी को लेकर के उन्होंने बोला था नहीं, ये बात जो है, ये दिस वाज द प्लान ऑफ द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स आपको बांटना चाहते थे। ब्रिटिश डू नॉट वांट। ब्रिटिश तो ये चाहते थे कि हर राज्य अलग अलग हो जाए, तो भारत जो है ना पहचानने में ना आए, अफ्रीका जैसा हो जाए। वो तो उनकी चली नहीं है। मैं तो सिर्फ मतलब आपसे जानना चाह रहा हूँ, मतलब कि आखिर में पर राजीव दीक्षित जैसे विद्वान व्यक्ति ने गांधी जी की तारीफ क्यों की? तारीफ नहीं की उन्होंने, तो उनकी भर्त्सना की। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये राजीव दीक्षित जी ने ही निकाली हैं। नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। नहीं, आप सुनिए, मैं उनका वीडियो पड़ा होगा, मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ उनका। तो आपको बता दूं, राजीव दीक्षित ने बोला कि मतलब भारत के या दुनिया के इतिहास के 500 सालों में महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। ये कभी कहीं बोल दिया होगा, लेकिन जो ये बोला है ये भी उन्होंने ही बोला। ये उन्होंने नेहरू के बारे में कहा, गांधी के बारे में नहीं कहा। नहीं, गांधी जी के बारे में कहा। मेरे पास तो चूंकि मैंने नहीं, मैं जो कह रहा, देश के विभाजन में तो गांधी नहीं थे ना वहां पे तो साइन नेहरू ने किया। तो ये तो नेहरू और जिन्ना के बारे में कहा गया है उसमें। हाँ, तो उन्होंने नेहरू और जिन्ना के बारे में बोला कि गांधी जी को धोखे में रखे इन दोनों ने प्लानिंग किया। और अरे किसने किसको धोखे में रखा? कंडक्ट तो ठीक नहीं रहा। ये दूध पीते बच्चे थे ना, अन्ना जी दूध पीते बच्चे थे क्या? मतलब अच्छी बात है, मतलब ये अच्छी बात है कि आप फिर आप विद्वान किस बात के हैं? फिर आप देशभक्त किस बात के हैं? फिर आपने अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड क्यों नहीं किया? फिर आप वकील थे, वकील किस बात के थे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम केवल इतना कह रहे हैं कि जो हम जानते हैं, जिस परिदृश्य में जानते हैं, वो पूर्ण सत्य नहीं है। आपका इतिहास बदल दिया गया। ये बात मानी जा सकती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पूर्ण सत्य से बहुत बड़ा है। इन दुष्ट राजनेताओं ने क्यों वही नियम कानून आपके ऊपर थोप के रखे हैं जो अंग्रेजों ने आपको क्रश करने के लिए बनाए थे? क्यों वही लाटसाबी व्यवस्था आपके ऊपर आज थोपी हुई है जो अंग्रेजों ने आपके ऊपर शासन करने के लिए बनाई हुई थी? वो आज राजनेताओं की चरण सेवा क्यों बनी हुई है? वो अकाउंटेबल क्यों नहीं है? जो घटिया कानून है उस कानून की विधिक जिम्मेवारी को भी वो पालन नहीं कर रही है। घटिया कानून की भी। मैं आपकी एनर्जी को यहाँ पर मतलब शेयर करना चाहता हूँ। आपने इनिशिएटिव लिया है और इसके साथ में पूरा देश खड़ा हो, ऐसा मेरा मानना है। और मैं क्योंकि जिस तरह से कार्यक्रम करता हूँ, जगह जगह जाकर स्कूल में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ और अपने नाटक वगैरह करता हूँ। और नाटक के बाद मैं लोगों को बोलता हूँ, अब मेरे पास में उनको देने के लिए होगा कि भाई ये चीज आपके दिमाग को खल बताती है कि नहीं खल बताती? लगता नहीं लगता कि क्राइम फ्री भारत होना चाहिए, अपराध मुक्त देश होना चाहिए? इसमें मैं आपको, चूंकि आपने राष्ट्र स्तर पर जो है जिम्मेवारी स्वीकार की है, तो मैं क्राइम फ्री भारत मिशन का आपको राष्ट्र स्तर का जो है उपाध्यक्ष घोषित करता हूं। और हमारी पॉलिसी है कि 2 महीने के लिए ये पद परिवीक्षाधीन रहता है, मतलब प्रोबेशनरी रहता है, और 2 महीने के काम के आधार पर फिर वो रेगुलर होता है। राइट? तो आपकी एनर्जी और उसको जज्बे को देखते हुए मैं आपको ये पद देना चाहता हूं। ये आपको स्वीकार है? बिल्कुल स्वीकार है। आपके जो ना विजन को लेकर मतलब मेरे को कोई टेंशन नहीं। ओके। नंबर 2, यदि आपको स्वीकार है तो आपको एक लिखित उसमें भेजना पड़ेगा कि आपसे चर्चा हुई, आपने मुझे ये पद ऑफर किया, मैं इस पद को सहर्ष स्वीकार करता हूं। आपको आश्वस्त करता हूं कि पूरे एनर्जी, डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ जो है इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए मेरी जो भी शक्ति होगी उसको मैं पूरी शक्ति के साथ काम करूंगा। ये तो आपका एक सहमति पत्र के आपने हमारे ऑफर को स्वीकार किया, ठीक है ना? अब इसको मैं इस पर साइन कर दूंगा। नहीं, जो मैंने कहा है अपने शब्दों में लिखिए आप। ये उल्टा नहीं है, ये आपके मन के भाव होना चाहिए। जो भी आपके मन में भाव उठ रहे हैं वो लिखिए आप। ये तो हमने, हाँ, छोड़ दीजिए, मैं लिख दूंगा। हाँ, अपने हिसाब से लिखिए। इसको हम सहमति कह रहे हैं केवल, ठीक है ना?
इसके बाद आपको एक अपना आधार कार्ड का कॉपी भेजना है, अपना एक वोटर आईडी कार्ड भेजना है, एक अपना सुंदर सा फोटो भेजना है अलग से, क्योंकि आपका एक आइडेंटिटी कार्ड इसी में हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, आप क्राइम फ्री भारत के ऐप से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं जुड़े, नहीं। मैं तो अच्छा, तो आप या तो जो है ना मुझे एक अपने, ये आपका ही नंबर है या किसका नंबर है ये तो शर्मा जी का नंबर होगा, है ना? जी जी। ये तो दिनेश शर्मा जी का नंबर होगा। तो आप एक काम करिए, अपने नंबर से मुझे रिंग करिए, ठीक है ना? तो मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूं, उससे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अपना स्मार्ट सा फोटो लगा दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपने बारे में विस्तार से लिख दीजिए, ठीक है ना? और उसमें पिन कोड, जैसे ही आप पोस्टल पिन कोड डालेंगे और सबमिट करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे। और उसको खोल के उसको जो है सबसे नीचे दाहिनी ओर आपकी प्रोफाइल है, उसको क्लिक करेंगे तो उसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा। उसमें 4 ऑप्शन हैं, उन सबका उपयोग करके सभी को जो जानकारी है वो भेज दीजिए, जिससे कि लोगों को मालूम पड़े कि उनको भी जुड़ना चाहिए। लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण है वो है कि चौथा ऑप्शन है कि डाउनलोड लिंक, तो उसको चौथे ऑप्शन को दबाएंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड जो है वो आपकी फोटो गैलरी में पहुंच जाएगा, उसे भी शेयर करिए। तो आपको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, एक सहमति भेजना है, दूसरा आधार कार्ड भेजना है, तीसरा वोटर आईडी कार्ड भेजना है, चौथा जो है आपको अपना एक अच्छा सा जो, आप चिंता मत करो, ये वीडियो ऑडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है, कल तक क्राइम फ्री भारत पे पब्लिश भी होगा, ठीक है ना? तो उससे आपको ये मिल जाएगा। तो चौथा आपको जो है वोटर आईडी कार्ड अपना है, उसकी कॉपी भेजना है, अपना पोलिंग बूथ नंबर यदि ज्ञात हो तो उसको लिखना है और पिन कोड नंबर लिखना है। इतना आप लिख के भेजेंगे तो 10-15 दिन के अंदर एक अपॉइंटमेंट लेटर और एक अलग से कार्ड भी आपको भेजा जाएगा। हालांकि ये पद आपको दे दिया गया है, जैसे ही आप ये जानकारी मुझे भेजेंगे, अभी जो आपका क्राइम फ्री भारत मिशन का जो कार्ड है जो कि प्रोफाइल आईडी में रहेगा, उसमें ये पद अभी हम आपको आज ही दे देंगे, यदि आप अभी अभी मुझे जानकारी भेज देंगे तो, ठीक है ना? अब आपको जो है मेरी मदद करना पड़ेगी राज्य स्तर पर, और विशेष तौर पे अभी हमारा ज्यादा ध्यान जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरफ है। और चूंकि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो मध्य प्रदेश के में संगठन खड़ा करने में हमारी मदद करिए। तो आप अपनी ऊर्जा वाले लोगों को सजेस्ट करिए कि जिससे कि हम उन्हें संभाग स्तर पर जो है पद दे पाएं, हम राज्य स्तर पे उनको पद दे पाएं, हम उनको फिर इसके बाद जिला स्तर पे पद दे पाएं, सब डिवीजन लेवल पे दे पाएं, ब्लॉक लेवल पे दे पाएं, शहर लेवल पे दे पाएं, गांव लेवल पे दे पाएं और पोलिंग बूथ लेवल पे दे पाएं, राइट? और इसमें 21 विधाएं हैं, जो 21 लक्ष्य हैं और 21 विधाएं हैं। तो उसमें विद्यार्थियों के लिए है, शिक्षकों के लिए है, किसानों के लिए है, पत्रकारों के लिए है, मजदूरों के लिए है, टैक्सी हाथ ठेले वालों के लिए है। इस प्रकार जो है ऐसा कोई वर्ग नहीं, इवन संत समाज भी है उसमें, तो ऐसा कोई वर्ग नहीं छूटा है जिसको नहीं जोड़ना है। तो हर वर्ग के आप यदि नाम सजेस्ट करेंगे और वो अपनी सहमति इसी तरीके से भेजेंगे तो मुझे मालूम है कि जिनके आप नाम सजेस्ट करेंगे वो ऊर्जावान लोग ही होंगे। वो अपने अपने क्षेत्र में भी जब काम करेंगे तो हम चंद दिनों में ही इस माहौल को बदल पाएंगे। आज जो जाति और धर्म और अपनी जमींदारी और उसके कारण जो हमारे वोट के ठेकेदार बने हैं, अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस जब स्वतंत्र हुई तो 1952 में पहला चुनाव हुआ, उस चुनाव में भी इन्होंने जो है बूथ कैप्चरिंग की, इतनी दुष्टता की है। इन्होंने टिकट किस आधार पे दिए थे? राजाओं को, महाराजाओं को, जमींदारों को, जो ऑलरेडी जो है ना कमांड में थे, जो शोषण कर रहे थे। आज उन्हीं के बच्चों को, अभी भी टिकट उन्हीं को बच्चों को मिल रहा है, और जो इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं वो अपराधियों को टिकट बांट रहे हैं। ये तो जो आज हमारे वोट का ठेकेदार बना है जाति धर्म के आधार पर, अब इन ठेकेदारों के नीचे की फौज गायब होना चाहिए, क्योंकि हमारे वोट का ठेकेदार और कोई नहीं हो सकता है। हम अपने विवेक से जो ना क्राइम फ्री भारत की तरफ जुड़ेंगे और जो भी उसमें चंद्रगुप्त बन के सामने आएगा उसे संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे। 3-3, 4-4, 5-5 बार के जो विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वो मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे। मतदान के पहले, मतदान के बाद नहीं, मतदान के पहले।
जितेंद्र जी, आपने बातों बातों में एक बात कही थी कि किसी एक मुद्दे पे आप मुझे जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। वो मुद्दा कौन सा है? हेलो हेलो हेलो। मुझे लगता है कि शायद संबंध विच्छेद हो गया है, लिहाजा हाँ जितेंद्र जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि आप कह रहे थे किसी एक मुद्दे पे आप बात करना चाहते हैं जिससे बाद में कोई इशू ना रहे। नहीं नहीं, ये तो हमसे बात हो रही, डीके शर्मा जी से बात हो रही है। अच्छा, वो क्या लुप्त हो गए हैं क्या? हाँ, वो उनकी आवाज कहाँ आ रही बीच में? अच्छा, तो कोई बात नहीं है, ये रिकॉर्डिंग है, उन तक पहुंच जाएगी और उनसे आप बात करके जो है ना उनसे पूछ लीजिए कि यदि वो चाहें तो मुझे अपने नंबर से सप्लीमेंट्री कॉल कर दें, क्योंकि उन्हें वैसे भी अपने नंबर, उनका नंबर मेरे पास पहुंचना चाहिए। तो जितेंद्र शर्मा जी को बताइए कि मुझसे बात करें, ठीक है ना? ठीक ठीक। और अब इस बात को जो है ना यहीं पर जो है वो करते हैं और तेजी से बढ़िए। जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और उनका नंबर मुझे भेज दीजिए तो मैं भी लगा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हीं को ही लगाने की जरूरत है, राइट? जी सर। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।